इस बार का जो G20 का ये समिट रहा है, ये पिछले जितने भी G20 समिट हुए हैं उनसे बहुत ही मायने में भिन्न है। हम देखें कि कैसे अफ्रीकन यूनियन इतने बड़े जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट है, उसका कोग्लोमरेशन है उतने सारी कंट्रीज़ का, वो अछूता रहा था। इससे उसको हमने साथ लाया है। पहली बार ऐसा लगा कि सभी पक्ष आपसी सहमति से एक कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। वहाँ पर जैसे कि हमने पिछले G20 समिट में देखा था कि रसिया को जो रिजोल्यूशन लाया गया था उससे प्रॉब्लम थी, इस बार सभी की उसमें सहमति थी। और सबसे बड़ी बात कि जब आप भारत की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी में भारत किस तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आता है, ये इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या धरोहर थी, हमारी क्या थाली थी। आज वो लोग पूछते हैं कि आपका इतिहास का प्रूफ दो। भाई, जब सब कुछ जला दोगे, सब कुछ नष्ट कर दोगे, तब भी प्रूफ मांगोगे तो वो तो आर्कियोलॉजिकल से ही मिलेगा, खोदने से ही मिलेगा। तो पहली बार पूरे विश्व को पता लगा है कि आगरा के बियॉन्ड भी जाके कोई भारत है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की ताकत क्या है। पूरा विश्व भारत को वर्ल्ड लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है। और निश्चित रूप से भारत जो कल शाम का ये आया है कि यूएई, उसके संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन, फिर वो यूएसए तक का, तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो बीआरआई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल है। कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के लिए नहीं सोचती है। उसके लिए सबसे पहले गांधी परिवार है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद वो खुद हैं, और उसके बाद फिर कहीं अगर कोई आए तो उनके कुछ अपने खास तबके के लोग हो सकते हैं। भारत के पास वो ताकत है कि भारत विश्वगुरु बन सकता है और भारत उस रास्ते पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन जिस तरह से इतनी आसानी से एक रिजोल्यूशन तौर पर और सभी ने उसको ओवरऑलली उसको एक्सेप्ट किया है और चीन, रूस, सबको उसको जो है एक ही बार में उसको से माना गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो वॉर को लेकर जो उसमें पॉइंट था, या आप अलग अलग जो 83 पॉइंट्स उसमें हैं उसको और आप देखें तो निश्चित रूप से एक भविष्य का, एक विश्व को लेकर जो मानचित्र है और उसमें भारत की जो भूमिका है उसको वो दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। G20 शिखर सम्मेलन जिसकी समाप्ति हो चुकी है, लेकिन समाप्ति के साथ ही अब तक के जितने भी G20 शिखर सम्मेलनों का आयोजन हुआ है उसमें इसको सबसे ज़्यादा सफल जो है आयोजन माना जा रहा है। ना ही केवल यहाँ पर कल्चर के हिसाब से जो दिखाया गया विदेशी मेहमानों को, बल्कि कूटनीतिक तरीके पर भी इसको जो है भारत की जीत माना जा रहा है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एडवोकेट पीयूष पुष्कर हैं। कैसे इसको जो है सबसे ज़्यादा सफल आयोजित जो है G20 शिखर सम्मेलन माना जा रहा है, क्या क्या इसके बड़े बिंदु निकल करके सामने आ रहे हैं जो भारत के लिए फ्यूचर में जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाले हैं? अर्जुन जी, दरअसल इस बार का जो G20 का ये समिट रहा है, ये पिछले जितने भी G20 समिट हुए हैं उनसे बहुत ही मायने में भिन्न है। अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें, आप अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, हम देखें कि कैसे अफ्रीकन यूनियन इतने बड़े जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट है, उसका कोग्लोमरेशन है उतने सारी कंट्रीज़ का, वो अछूता रहा था। इससे उसको हमने साथ लाया है। चाहे बात महिलाओं की भागीदारी को हो, चाहे महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो, MSME स्टार्टअप की बात हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और अन्य जितने भी बायलैटरल भी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में हुए हैं उसकी बात हो, या मल्टीलेटरल फोरम्स की बात हो, टेररिज्म को काउंटर करने की बात हो, जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल ग्रोथ की बात है जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिवाइड है उसको कम करने की जो बात है, उसको लेकर जो एजेंडा सामने लाया गया है। और साथ ही साथ जो पूरा विश्व पे अभी दो संकट जो छाए हुए थे, एक कोरोना महामारी के बाद आर्थिक मंदी का जो पूरे विश्व उसके दबाव में था, और दूसरा जो रसिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा है। पहली बार ऐसा लगा कि सभी पक्ष आपसी सहमति से एक कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। वहाँ पर जैसे कि हमने पिछले G20 समिट में देखा था कि रसिया को जो रिजोल्यूशन लाया गया था उससे प्रॉब्लम थी, इस बार सभी की उसमें सहमति थी। और सबसे बड़ी बात कि जब आप भारत की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी में भारत किस तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आता है, ये इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में इससे पहले जब भी कोई कभी आया करता था तो उसको ताजमहल, कुतुब मीनार यही दिखाए जाते थे, लेकिन पहली बार
कोणार्क टेम्पल के भी चीज़ों को के बारे में लोगों को पता लगा, वर्ल्ड लीडर्स को पता लगा। हमने देखा कैसे जब सुबह पीएम मोदी ने सबका जो है स्वागत किया तो पीछे कोणार्क टेम्पल का बैकड्रॉप था। रात में डिनर के समय जो आयोजित किया गया उस समय पीछे नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया गया। आप उसी बिहार की धरती से आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, और पीएम मोदी हर एक को ब्रीफ कर रहे थे, ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। निश्चित रूप से भारत की जो वो धरोहर है, आप सोचिए कि आज पूरे विश्व में हम बात कर रहे हैं कि हमारे मतलब जो खास करके जो ग्लोबल साउथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि डेवलप्ड नेशन जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाए। ये बात आज की नहीं है, आज से 2000 वर्ष पुरानी बातें हैं, जबकि पूरे विश्व के छात्र यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते थे। उसमें नालंदा एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। और वहाँ पर उस समय जिस समय इसका विध्वंस किया गया, उस वक्त यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी 7 फ्लोर की लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि कहा जाता है कि पाणिनि का जो तरीका था कि किस तरह से आप बुक को कैटलॉग में रखते हैं, उसकी मतलब वहाँ पर उसको कैसे इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन उसको दिया जा सके, उस तरह से वो लाइब्रेरी उस साँचे में थी। और वहाँ पर बस एक कोई और दुर्भाग्यपूर्ण बात से अगर आपको नालंदा अगर जाना हो तो जिस स्टेशन पे आप उतर के जाते हैं उसका नाम बख्तियारपुर खिलजी स्टेशन है, वो एरिया का नाम बख्तियारपुर है। तो जो वो खिलजी जिसने उसको विध्वंस किया, तो हम आप सोचिए कि किस तरह से इम्पीरियलिस्टिक मानसिकता के साथ, एक गुलामी की मानसिकता के साथ आज तक हम जीते आए हैं। उसको किसी ने उसके नाम बदलने तक की आज तक नहीं सोची है। और वहाँ पर वो जब आया तो बस उसने एक प्रश्न पूछा था कि यहाँ पर क्या कुरान है। वहाँ जवाब मिला कि नहीं भाई, यहाँ पर इस तरह की कोई किताब नहीं है। तो बोला फिर आग लगा दो, और लगातार 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या धरोहर थी, हमारी क्या थाली थी। आज वो लोग पूछते हैं कि आपका इतिहास का प्रूफ दो। भाई जब सब कुछ जला दोगे, सब कुछ नष्ट कर दोगे, तब भी प्रूफ मांगोगे तो वो तो आर्कियोलॉजिकल से ही मिलेगा, खोदने से ही मिलेगा। तो पहली बार पूरे विश्व को पता लगा है कि आगरा के बियॉन्ड भी जाके कोई भारत है। जी आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की एक शैली ये रही है, एक उनके कार्य करने के का एक तरीका है कि वो अलग अलग जगहों पर, कभी वो दक्षिण भारत में कहीं किसी राष्ट्राध्यक्ष को लेकर जाते हैं कि भाई ये टेम्पल भी हमारे यहाँ का एक धरोहर है। आप सोचिए उस कोणार्क टेम्पल की जिसका वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर सूर्य 3 अलग अलग गेट जो दिए हुए हैं, वहाँ से डायरेक्ट मंदिर के अंदर वो जाता है, तीनों अलग अलग गेट से। वो 800 साल पहले ही दिखाता था समय का पूरा चक्र, समय उसी से देखते थे लोग। एग्जैक्टली। और आज भी अगर आप जाएंगे आपको एग्जैक्ट सही समय मिलेगा, जो आज आप घड़ी में देखते हैं एग्जैक्ट सही समय वहाँ पर उस चक्र के माध्यम से मिलेगा। मैं भी वहाँ पर गया हूँ, आपसे भी जब मेरी बातचीत हुई तो आपने बताया कि आप भी वहाँ पर गए हैं। एक भी सेकंड का, मिनट का अंतर वहाँ नहीं होता है, एकदम अक्षरशः जो आपके अपने घड़ी में समय जो दिखाएगा वही उससे दिखाएगा। तो सोच सकते हैं कितना उन्नत विज्ञान रहा होगा जिसको पूरे विश्व के, और ऐसा नहीं है कि विश्व जान नहीं रहा है। किसी भी चीज़ को आपको एक प्रोजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। अगर जान रहा होता तो जर्मनी में आप सबसे ज़्यादा संस्कृत पर रिसर्च नहीं हुआ करता। आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हिंदुज़म की पढ़ाई नहीं हुआ करती। आप देखिए कि कल का ही एक बयान है किसी बड़े डेलीगेट्स का कि वास्तव में जो हम स्थिति देख रहे हैं, हिंदुइज्म पूरे विश्व में और वर्तमान समय के लिए सबसे एक्सेप्टेड एक रिलीजन के तौर पे सामने आ रहा है, जिसके मूल में शांति है। यही यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वास्तव में जो करंट समय की जो डिमांड है उसको ये प्रतिबिंबित करता हुआ ये वाक्य है जो हमारा मोटो इस बार का है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो निश्चित रूप से भारत की जो वास्तविक छवि है, जो भारत की संस्कृति है, जो आप और इसी समय में आप देखिए कि जब पूरा विश्व भारत के इस ताकत को देख रहा था, भारत की संस्कृति को देख रहा था, उससे ना सिर्फ भारत गौरवान्वित फील कर रहा था बल्कि पूरे विश्व के लोग सम्मोहित हो रहे थे। उसी समय में ऐसे भी ट्विटर पे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया सुन्नेत, उसने बोला कि जो ये देखिए ओमान के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे घूम के चले गए क्योंकि आपने उनका सही कल्चर उनको दिखाया नहीं। मतलब वहाँ पर राजस्थानी फोक डांस हो रहा है, उसके हिसाब से वो उसको नहीं दिखाना चाहिए था। तो जब इस तरह की गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोग जब आज भी 21वीं सदी में जब जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी एक शासन का, एक ऐसे तंत्र का, एक ऐसे प्रधानमंत्री का और एक ऐसे पार्टी का सरकार में आना जरूरी था जो वास्तव में भारत की संस्कृति को और भारत की जो मूल आत्मा है, जो चरित्र है, उसको विश्व के सामने दिखा सके। इसी बीच जैसे आपने सुप्रिया श्रीनेत का जिक्र किया, राहुल गांधी वो निकल गए विदेशी दौरे पर, वहाँ जाकर के ब्रसेल्स में उन्होंने चीन का बहुत महिमा मंडन किया, BRI की बात की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कि नहीं भारत तो कभी कर नहीं सकता, हम सक्षम नहीं है, वो सक्षम है। देर शाम में खबर आ जाती है G20 शिखर सम्मेलन से इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर की ओर
पूरी दुनिया जो है वो इस खबर के बाद से जो है एक अलग नज़रिए से इसको देख रही है। भारत की बढ़ती लोकप्रियता जो पहले से ही बढ़ रही है, उसमें और एक जो है इसमें चार चांद लगाने का काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दरअसल कुछ लोग इंटेंशनली भारत को पिछड़ा देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जब पूरा वर्ल्ड भारत के जो नीचे का मतलब लोअर ग्रोथ रेट जो था, जब ग्रोथ रेट अच्छी नहीं हुआ करती थी, उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहने के लिए, और हमारे इकोनॉमिस्ट ने हिंदू ग्रोथ रेट उसको लिखा था। और एक ऐसा व्यक्ति उस शासन तंत्र को लीड कर रहा था जिसका हिंदुइज्म से कोई वास्ता नहीं था। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो वो पूरी की पूरी एक श्रृंखला थी, जबकि खुद अपने देश को के बारे में गलत प्रचार करना, अपने देश के बारे में गलत बोलना, यही राहुल गांधी बोला करते थे कि चीन के साथ हमारा, जब अभी कुछ दिन पहले जो डोकलाम में हुआ था तो हमारे सैनिक पिटाई खा गए थे, वो जब वो सबूत मांगते हैं। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की ताकत क्या है, पूरा विश्व भारत को वर्ल्ड लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है। और निश्चित रूप से भारत जो कल शाम का ये आया है कि यूएई, उसके संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन, फिर वो यूएसए तक का, तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो बीआरआई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, हमारे ट्रेड उसके साथ बहुत ज़्यादा है। तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देखिए, निश्चित रूप से ना सिर्फ ये एक बीआरआई का, बल्कि भारत का एक जो फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है, इसको लेकर एक प्रत्यक्ष उसका एक उदाहरण है। लेकिन खैर, जिस व्यक्ति को लगातार विरोध ही करना है, जिसको देश हित से कोई मतलब नहीं है, G20 में जब पूरा विश्व गुणगान कर रहा है, जब सारे लीडर्स को यहाँ होना चाहिए, वो वहाँ पर जाके भारत के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो इससे उनकी मानसिकता को दिखाता है, ओछी मानसिकता, ओछी राजनीति को दिखाता है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। जो रात में डिनर का आयोजन किया गया उसमें फिर चर्चा हुई, मेनू पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और साथ ही साथ बहुत सारे मुख्यमंत्री पहुंचे, सबको बुलाया गया था। नीतीश कुमार का भी हमें अंदाज देखने को मिला, पीएम ने इंट्रोड्यूस कराया, आप उसी बिहार से आते हैं, पीएम ने जो बाइडन से इंट्रोड्यूस कराया तब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पीएम जो है जफ़ी डाल करके चल रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बायकॉट किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, हम नहीं जाएंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की का एक चरित्र रहा है, कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के लिए नहीं सोचती है। उसके लिए सबसे पहले गांधी परिवार है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद वो खुद हैं, और उसके बाद फिर कहीं अगर कोई आए तो उनके कुछ अपने खास तबके के लोग हो सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को देश हित से कोई नहीं था। प्रधानमंत्री ने इससे चीज़ें दिखाई है। अगर देख लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, जब से ये वर्तमान शासन, जब से एनडीए की सरकार दोबारा जो 2014 में जब वापस आई है, उसका फिर 2019 में जो स्टेट को जो शेयर मिल रहा था वो 32 से 42% बढ़ा दिया गया। अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है, अगर कांग्रेस की सरकार होती, हो सकता है 356 लगा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया होता। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लोकतंत्र में शासन चेंज होता है। भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें हारी भी है, लेकिन तभी मुख्यमंत्री के साथ उनके उसी तरह के संबंध है। बंगाल में कितना भी बिटर इलेक्शन क्यों ना हो, ममता बनर्जी के साथ उनके उसी तरह के संबंध हैं। तो मुझे कभी कहीं से भी नहीं दिखता है कि एक तरह से राजनीतिक विद्वेष की भावना कहीं भी है। लेकिन तब भी अगर इस तरह की चीज़ों को, और वो भी तब जब इसका एक मैसेज, ग्लोबल मैसेज जाएगा। एक तो विदेश की धरती से भारत को गाली दे रहे हैं, जबकि पूरा विश्व का मीडिया भारत में है और भारत की वो ताकत को देख रहा है। और दूसरी तरफ इंटरनली भी आप यहाँ भी उस तरह के एक सिचुएशन, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज ना जाए। लेकिन उससे खैर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत का जो जनमानस है वो भारत की इस संस्कृति, भारत के इस विचार के साथ है कि भारत को आगे बढ़ना ही है। भारत के पास वो ताकत है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, और भारत उस रास्ते पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन, जिस तरह से इतनी आसानी से एक रिजोल्यूशन तौर पर, और सभी ने उसको ओवरऑलली उसको एक्सेप्ट किया है, और चीन, रूस, सबको उसको जो है एक ही बार में उसको से माना गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो वॉर को लेकर जो उसमें पॉइंट था, या आप अलग अलग जो 83 पॉइंट्स उसमें हैं, उसको और आप देखें तो निश्चित रूप से एक भविष्य का, एक विश्व को लेकर जो मानचित्र है, और उसमें भारत की जो भूमिका है उसको वो दिखाता है। तो ये आपने सुना हमारे साथ एडवोकेट पीयूष पुष्कर। G20 शिखर सम्मेलन में जो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जो रेजोल्यूशन लाया गया, और कैसे भारत की कूटनीतिक जीत जो है उसमें देखने को मिली। किसी भी पॉइंट पर किसी को कोई भी यहाँ पर जो है किसी ने अपोज नहीं किया, और सीधे तौर पर मंजूरी भी मिल गई। और साथ ही साथ ये जो बड़ा इनिशिएटिव अब देखने को मिल रहा है,
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात वो भी निकल करके सामने आई है। और अब आने वाले दिनों में जो है ये हमें देखने को मिलेगा इसका बदलाव जो है, कैसे भारत जो है दोबारा से जो विश्व गुरु की बात चल रही है वो बिल्कुल आज पूरी दुनिया आकर के जो है भारत का लोहा मान रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जो इस समय भी भारत को, लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।